नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर आज की दिल्ली से है, जहां इंडिया गठबंधन की रैली की ये खबर होगी, जिसमें 27 दलों के नेता शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी खबर मेरठ से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनावी हुंकार भरेंगे। और तीसरी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर सीकर में चुनाव का शंखनाद करेंगे। और चौथी खबर एमपी के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की है, जहां उसने दंपति और पत्रकार के साथ मारपीट किया। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर धार के भोजशाला से जुड़ी हुई है, जहां 10वें दिन सर्वे जारी है। चलिए अब पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस के 27 दल रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा शिवसेना, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी, एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची हैं। रैली को सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। उद्धव ने कहा कि कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल, चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं पूरा देश आपके साथ है। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की तरफ चल रहा है, अब ये सच्चाई बन चुकी है। बीजेपी को मैं चुनौती देता हूं कि आप अपने बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो पार्टी है वो ईडी, सीबीआई और आईटी है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया है, क्या उन्होंने ठीक किया? आपके केजरीवाल को ज्यादा दिन तक ये जेल में नहीं रख पाएंगे। आपके केजरीवाल जनता के मन में बसते हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, आज ये बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिल रहा है। राजधानी में इसे लेकर के पहले ही जो विपक्षी दल है उन्होंने ये बात कह दी थी कि रामलीला मैदान में ये पूरा प्रदर्शन करेंगे। तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो शामिल हैं, लेकिन क्या ये तस्वीरें जिस तरह से हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या इन जो विपक्षी दल में जो गठबंधन हुआ है, हालांकि बीच बीच में रार की भी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से हम देख रहे थे, तो क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर कितना ज्यादा पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आज जो विपक्षी इंडिया गठबंधन जो है वो एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम सुबह से लगातार दिखा रहे हैं। वहीं जो कांग्रेस है उसका ये कहना है कि लोकतंत्र बचाओ रैली का उद्देश्य जो है किसी व्यक्ति की रक्षा करना नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। वहीं इस रैली में जो दिग्गज नेता है वो मौजूद है, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और जिसमें सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो मौजूद है। तो तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद है। और एक बहुत बड़ा संदेश जो है इस मैदान से दिया जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो उसके बचाने की जरूरत है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव का जो आगाज है वो भी हो चुका है। तो जो इस बार कंपटीशन जो दिख रहा है गरिमा, वो काफी दिख रहा है। और एक स्ट्रगल जो है वो सब पार्टियों के लिए यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, दिल्ली की जनता जो है वो हमें सड़कों पर देखने को मिली। और आज भी महारैली जहां पर पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो एक साथ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो चुनाव है वो नजदीक है और इसका असर कहीं ना कहीं हमें देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो अब दिखने लगा है। तनु, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले भाषण दिया और उन्होंने जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे, तमाम बातें कह रहे थे, तो उन्होंने ईडी, आईटी और सीबीआई का उन्होंने जिक्र किया। जिस तरह से लगातार विपक्षी दल यही कहते रहा है कि बीजेपी के लिए ये जो जांच एजेंसियां हैं वो काम करती हैं, लेकिन क्या जो विपक्षी दलों के इस तरह के दावे हैं क्या वो काम आएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा स्थिति बेहतर नहीं है इनकी पार्टी की। जी बिल्कुल गरिमा, जैसे ही उद्धव ठाकरे ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन से मैं कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में जो दोनों सुनीता केजरीवाल जो हैं और कल्पना सोरेन जो हैं वो अब अपने पति के जो है वो डिफेंस में आई हैं। तो ऐसे में जिस हिसाब से उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे ने कि मैं बीजेपी को अपने बैनरों पर लिखने की चुनौती देता हूँ कि हमारे 3 सहयोगी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। तो लगातार जो विपक्षी गठबंधन है वो ये
तमाम आरोप लगाता आया है कि जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है। और वहीं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहां पर हम जो अभी की जो स्थिति देख रहे हैं वो अपने आप में जो वहां का पिक्चर है वो एक अलग रिप्रेजेंटेशन वहां पे दिखा रहा है। तो ऐसे में जो महाराष्ट्र का भी जो मुकाबला होगा वो बहुत कड़ा हो सकता है गरिमा। और कहीं ना कहीं आज की जो रैली है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है और पूरे देश की नजरें जो है वो टिकी हुई है आज की रैली पर। तमाम जो संदेश है वो वहां पर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो चुनाव है जो और ज्यादा रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या वाकई इस बार जो देश की तस्वीर है वो बदलने वाली है या फिर बीजेपी का जो परचम है वो लहराएगा। ठीक है तनु, इस रैली पर और नेताओं के बयान पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल का यहाँ पर संदेश भी पढ़ा है और तमाम जो विपक्षी दल के नेता थे उन्होंने भी देश के केंद्र की सरकार को जमकर घेरा है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ से चुनावी शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम से ही पूरे देश में सियासी पारा गरमाएंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रांतिकारी मेरठ से शंखनाद करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। ये रैली इसलिए भी खास है क्योंकि 15 साल बाद रालोद मुखिया जयंत सिंह प्रधानमंत्री के साथ दूसरी बार मंच साझा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली दोपहर 3 बजे मोदीपुरम के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के मैदान पर होगी। ऐसा तीसरी बार होगा जब मोदी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से करेंगे। 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल यहीं से फूंका था। इस रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी और रालोद के कार्यकर्ता 3 दिन से मेरठ में ही डेरा डाले हुए हैं। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। पीएम मोदी मेरठ से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया और लगातार देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनावी बिगुल फूकेंगे। और आपको बता दें कि 2014 और 2019 में जब बीजेपी ने जीत दर्ज कराई थी तो मेरठ ही वहीं से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद की थी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, मेरठ में वो क्या खास बात है, पहले इस बात का जिक्र करिएगा क्योंकि 2014 की भी अगर हम बात करें और 2019 की भी अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद यहीं से किया था। ऐसे में जगह जगह पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब चुनावी बिगुल भी यहीं से देश के प्रधानमंत्री बजाने वाले हैं। गरिमा, क्योंकि यूपी की जो 80 सीटों पर बीजेपी का फोकस केंद्र की सत्ता को हासिल करने में उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश पर काफी फोकस कर रही है। तीसरी बार सत्ता फिर से हासिल करने के लिए बीजेपी हर दांव आजमा रही है। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में एनडीए ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में पार्टी जो है वो करिश्मा दोहराने की जुगत में है। इसी साल जनवरी में देखिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये एक अहम मुद्दा है। इसको बीजेपी भुनाएगी और सत्ता में वापस आएगी। बात है अब मेरठ की, क्योंकि मेरठ सेकेंड फेज में वहाँ चुनाव होना है। तो वहां से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभियान शंखनाद कर रहे हैं मेरठ से। और इसमें जो आरएलडी के जो नेता है इतने साल बाद पहली बार ये जो मंच है दोनों साझा करेंगे। और सबसे जो मुख्य बात वो ये है कि एक 90 के दशक में जो रामायण आता था उसमें अरुण गोविल जो कि श्री राम की भूमिका में थे तो वो भी इस मंच पर दिखेंगे। उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रचार प्रसार करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना मेरठ से उम्मीदवार बनवाया है। और रही बात इस रैली की, तो रैली इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है 2024 के लिए क्योंकि जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष है जयंत चौधरी, अभी हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और उनके केवल प्रधानमंत्री और इनका जयंत चौधरी की ही जो फोटो है वहां पे रैली स्थल पर लगाई गई है। और जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह जो है वो वहां पे रखा गया है। एक साथ जो है जयंत चौधरी और प्रधानमंत्री दोनों साथ वहां नजर आएंगे। इसके अलावा जो उनके छोटे छोटे दल जो उन्होंने निषाद पार्टी से गठबंधन है, फिर ओपी राजभर की
पार्टी से गठबंधन है, सभी जो अपने घटक दल है उनके नेताओं को वहां बुलाया है। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी अरुण गोविल के निर्वाचन क्षेत्र से राज्य में अपना चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं। तो ये इसलिए ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भगवान राम की भूमिका जो निभाई बहुत ही सम्मानित थी, और उनको आज भी लोग अगर देखते हैं अरुण गोविल को, तो एक श्री राम की जो एक छवि है उनको देख के सामने से लगता है, क्योंकि जब अयोध्या में गए थे तब भी लोगों ने उनका वहां पर वैसे ही स्वागत किया जैसे साक्षात श्री राम आ रहे हैं। तो इसका बहुत असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में। वरना जी जिस तरह से देखिए कि बीजेपी पूरी तैयारियां कर रही है, चुनावी बिगुल फूंक रही है, और ऐसे में अब दिल्ली में भी प्रदर्शन चल रहा है विपक्षी दलों का। जी देखिए, जहां एक तरफ जो इंडिया ब्लॉक गठबंधन की जो ये 27 दल दिल्ली के रामलीला मैदान में ये रुक कर रहे हैं, अपनी रैली कर रहे हैं, भाजपा भगाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सब जो रैली हो रही है उसको वो भी अपना उसका भी असर क्योंकि पड़े, क्योंकि एक तरफ जो वो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं वही अगर भारतीय जनता की बात ठीक है वंदना जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और अब बीजेपी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। मेरठ से चुनावी शंखनाद भी पीएम करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे अब शुरू हो गए हैं। चुनाव कार्यक्रम तय होने के बाद केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पहली बार राजस्थान दौरे पर है। 2 दिवसीय दौरे के तहत वे जयपुर, सीकर और जोधपुर जाएंगे और यहां पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। अपने चुनाव दौरे के दौरान अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए गठित कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक लेंगे और उन्हें जीत का मंत्र भी देंगे। वहीं सीकर शाह रोड शो भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। भोपाल में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की दबंगई सामने आई है। नरेंद्र शिवाजी के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 पहिया वाहन सवार युवक के साथ जमकर मारपीट की। युवक अपनी जान बचाने के लिए एक रेस्टोरेंट में घुस गया तो उन्होंने बीच बचाव करने पर रेस्टोरेंट संचालक और उसके पति को भी बेरहमी से पीटा। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मंत्री के बेटे समेत उसके साथियों को हिरासत में ले लिया। इस बात का पता चलते ही मंत्री पटेल शाहपुरा थाने पहुंचे और उन पुलिस पर उनके बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप लगा दिया है। हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस के आला अधिकारी भी थाने जा पहुंचे हैं। पूरे मामले में 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की बात भी सामने आई है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने फिलहाल निलंबन को रोककर जांच कमेटी गठित किया है। जानकारी के मुताबिक पत्रकार विवेक सिंह की बाइक को कार सवार युवकों ने पीछे से टक्कर मारी। युवकों ने विवेक सिंह से मारपीट करना भी शुरू किया। विवेक सिंह जान बचाने के लिए एक रेस्टोरेंट में घुस गए, जहां पर युवकों ने रेस्टोरेंट संचालक अलीसा और उसके पति सोनू मॉर्टिन से भी मारपीट की। तो राज्य मंत्री शिवाजी पटेल के बेटे की ये दबंगई सामने आई है और उसने बाइक सवार युवक को बेरहमी से पीटा, पत्रकार विवेक सिंह को बेरहमी से पीटा है। और अब विपक्षी जो दल है वो भी इस मामले को भुनाने में लग गई है। जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं, कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी विवेक सिंह से मिलने पहुंचे। बीच बचाव करने पर जहां रेस्टोरेंट में विवेक सिंह बचने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर जो रेस्टोरेंट का संचालक थी और संचालिका थी और उनके पति को भी बेरहमी से इन युवकों ने पीटा है। 4 पुलिसकर्मियों पर निलंबन की भी गाज गिरी, ऐसा कहा जा रहा है। बाइक सवार युवक को बेरहमी से पीटा गया। बीच बचाव करने पर पति पत्नी से भी मारपीट की गई है। 4 पुलिसकर्मियों पर निलंबन की भी गाज गिरी है। बाइक सवार युवक को बेरहमी से पीटा गया और जिसके बाद विपक्षी जो दल है कांग्रेस, वो इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश में लग चुकी है। विवेक सिंह से खुद मिलने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे। उनके साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता पीसी शर्मा समेत और भी तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, जिस तरह से बीजेपी की जो सरकार है वो हमेशा बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की बात करती रहती है, लेकिन खुद मंत्री के बेटे सभी नियमों को तोड़ रहे हैं। इस तरह की दबंगई की बातें भी सामने आ गई। उन्होंने एक पत्रकार को इस बर्बरता से पीटा, साथ ही जो रेस्टोरेंट में जो घुसे वहां पे भी संचालिका को और उसके पति को इस तरह से पीटा गया है। ऐसे में सरकार पर जो विपक्षी दल है वो तमाम जो सवालिया निशान है वो खड़े कर रही है। बिल्कुल गरिमा, बिल्कुल सही कहा आपने। सवालिया निशान बिल्कुल लग रहा है। और अभी कांग्रेस के जो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, वो जीतू पटवारी पहुंचे थे थाने। उनके साथ पत्रकार थे और वो होटल के मालिक और उनकी पत्नी भी थे। उन्होंने पूछा कि पत्रकार की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई
और 307 की धारा क्यों नहीं लगी है, पुलिस कर्मियों को आपने सस्पेंड क्यों किया। आपके राज्य मंत्री जो हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, वो आ जाते हैं पुलिस थाने में और धमकी देने लगते हैं। अपने बेटे को समझाने के बजाय जो है वो पत्रकार और जो होटल के मालिक हैं उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। तो ये पूरा मामला है, लगातार जो है कांग्रेस इस पे सवाल उठा रही है कि कैसे यहाँ पे अराजकता का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है, पुलिस जो है मनमाने ढंग से एफआईआर लिख रही है। तो ये जो है कांग्रेस एक बहुत बड़ा सवाल उठा रही है, लगातार इस मुद्दे पे कांग्रेस उठा रही है। जी, कमिश्नरेट सिस्टम की जिस तरह से बात की जाती है मुक्ता जी, और राजधानी भोपाल में कमिश्नरेट सिस्टम है, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के ये सिस्टम लागू कराया गया था, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि नेताओं के ही बेटे सभी नियमों को ताक पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी और ऐसे में जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी निलंबित किया गया है। जी बिल्कुल, इसी मुद्दे को, यही सवाल जो है उठा रही है कांग्रेस, और इसीलिए पीसीसी अध्यक्ष जो हैं जीतू पटवारी वो थाने में पहुंचे थे और उनका सवाल था कि आपने पत्रकार की एफआईआर क्यों नहीं लिखी जिसके साथ मारपीट की मंत्री के बेटे ने। जिस तरह से मंत्री भी चले आए थाने में और दबाव बनाने लगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये एक सही मैसेज इससे नहीं जा रहा है। तो कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। ठीक है मुक्ता जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 4 पुलिसकर्मियों पर निलंबन की भी गाज गिरी है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार स्थित भोजशाला में एएसआई की टीम ने वाराणसी में ज्ञानवापी की तरह सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के लिए परिसर के आसपास भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है। वहीं एएसआई सर्वे को 10 दिन हो चुके हैं। इसी बीच अब भोजशाला में एएसआई साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर के मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। फिलहाल सर्वे चल रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ धार से हमारे सहयोगी विकास पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरह से एएसआई सर्वे चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम पक्ष जो कि उस सर्वे में लगातार जो टीम है एएसआई की उनके साथ था और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है, क्या कुछ अपडेट? जी गरिमा जी, मैं बताना चाहूंगा, भोजशाला में हो रहे सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे को रोकने के लिए एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, जिसकी सुनवाई कल होना यानी कि 1 अप्रैल को। इससे पहले शुरुआत में जो शुक्रवार के दिन 22 तारीख से 22 अप्रैल से जो सर्वे का काम शुरू हुआ था, उसके एक दिन बाद मुस्लिम पक्ष ने एक अपील दर्ज कराई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे तत्काल सुनवाई के लिए किया गया था, बाकी उसे खारिज कर दिया गया। तो वही कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को एक झटका लगा था, बाकी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इस पर फैसले की सुनवाई की जाए। ठीक है, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा विकास। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एएसआई सर्वे रोकने की मांग पर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।